एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है सारे एक्ट। आप जितने भी आपके एक्ट आते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, एनईपी हो गए, एनसीएफ हो गए, आरटीई हो गए, ये सब के बारे में आज हम पीवाईक्यूज़ करेंगे इनके, क्योंकि इनसे आपके 3 से 4 नंबर ज़रूर आते हैं हर साल और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो हम इसके कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन पीवाईक्यूज़ में से आपके कितने आंसर सही निकले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यूज़ को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में जो एनईपी के अनुसार जो इंस्ट्रक्शन है मीडियम के, बातचीत करने के या चीज़ों को समझने के, वो क्या है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली, मदर टंग, होम लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज तो हमें पता है कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज, बच्चे छोटे होते हैं उनको बाहर की भाषा आती ही नहीं होगी, वो उस भाषा में कंफर्टेबल ही नहीं होंगे। फिर आता है इंग्लिश ओनली। ओनली वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या ऑप्शंस होते हैं वो मतलब ज़्यादातर गलत ही होते हैं, क्योंकि ओनली जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे आपको बहुत ही संभल के अपना आंसर देना होगा। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली लिखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है मदर टंग, होम लैंग्वेज। ये बिल्कुल सही है कि मदर टंग, होम लैंग्वेज बच्चों के जो मीडियम है उसी को हमें इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं अपने क्लासरूम में, उसी को यूज़ करके बच्चों को चीज़ें समझाना है ताकि वो अपनी ही लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पाए। फिर धीरे धीरे करके उनकी जो टंग मतलब लैंग्वेज है उसको हम अ, दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश हो गई या सिर्फ हिंदी हो गई, संस्कृत, बहुत सी जगहों अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उस लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्राइमरी क्लासेस में 1st to 5th में हम क्या करते हैं, जो बच्चों की लैंग्वेज होती है उसी में उनसे बातचीत करते हैं, उनको चीज़ें समझाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंडर आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, हाउ मैनी मिनिमम वर्किंग आवर्स पर वीक आर स्पेसिफाइड फॉर अ टीचर। मतलब कि आरटी एक्ट के तहत जो टीचर होगी क्लासरूम में उसके लिए जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने रखे गए हैं, मिनिमम कम से कम कितने आवर्स उसको काम करना है एक टीचर को। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे 40 आवर्स, 45 आवर्स, 50 आवर्स या 35 आवर्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 45 आवर्स। इतने मिनिमम, इतने घंटे एक टीचर को अपने देने ही देने हैं अपने क्लास के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये किसने कहा है? आरटी एक्ट ने। फिर आता है हमारा, व्हाट इज़ द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020 रिप्लेसिंग 10+2। हमें पता है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हमारा स्ट्रक्चर था करिकुलम का, मतलब जो हमारी लेसन प्लान या पाठ्यचर्या होती है उसका जो करिकुलर स्ट्रक्चर था वो रिप्लेस हो गया। पहले ये था 10+2, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है, ए हमारा हो जाएगा 5+3+3+4, इस तरह से कर दिया गया है। इसमें क्या है, जो बच्चों की फाउंडेशन होगी वो शुरू के जो 5 साल होंगे बच्चों की फाउंडेशन होगी। फिर उसके बाद जो होगा प्रिपरेटरी जो होगी वो 3 साल की होगी, उनको मतलब प्रिपेयर करना आगे के लिए। फिर जो मिडिल आता है उनका, उसमें वो 3 साल उसमें होगा। फिर सेकेंडरी मतलब फिर वो 16 to 18 का एज में होंगे तो उनके 4 ईयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये नया पैटर्न बनाया है एनईपी ने, 5+3+3+4। ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 स्ट्रांगली एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। जो एनसीएफ है 2005, उसने कौन सी पर्सपेक्टिव को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज, सबसे ज़्यादा उस पर जोर दिया है? बिहेवियरिज्म पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रोड मेमोराइजेशन पे या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पे। रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है, हमें रट्टाबाजी बिल्कुल बच्चों को नहीं करा के पढ़ाना है चीज़ें। फिर टीचर सेंटर, टीचर का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं होता। जब हम अपनी पेडागोजी, ईसीडीपी ये सब पढ़ते हैं तो हम उसमें बच्चे को ही सेंटर में रखते हैं, तो ये भी हमारे गलत हो जाएंगे। अब बच्चे हमारे बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मतलब होगा? बच्चों को नए नए चीज़ें, मतलब उनको अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को समझाना, कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना उन्हें, मतलब अलग अलग एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर बताना, अलग अलग बच्चों से पूछना, ताकि हमें एक ही चीज़ के बारे में काफ़ी तरीके से पता चल जाए। नए तरीक़ों को इन्वॉल्व करना अपनी एजुकेशन में, ताकि बच्चे चीज़ें अच्छी तरह के तरीके से समझ सकें। और बिहेवियरिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंस्ट्रक्टिविज्म। जो एनसीएफ है उसने किस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, किस चीज़ पे? कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हमारा करिकुलम होना चाहिए, हमारी पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को चीज़ें अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से समझ में आए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारा है अंडर आरटी एक्ट 2009, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स मस्ट प्रोवाइड स्कूल्स रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन क्या कौन से होते हैं? जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी होती है। तो आरटी एक्ट ने 2009 में इस
परसेंटेज मतलब कितनी परसेंटेज हमें बताइए कि जो सीट हैं EWS चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए जो सीट्स हैं वो कितनी होना चाहिए रिजर्व, 50%, 20%, 25% या 30%। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, 25% जो सीट्स हैं वो अवेलेबल कर दी गई हैं जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उनके लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परक प्रपोज इन NEP 2020? NEP 2020 में जो एक ये हमारी फाउंडेशन कह सकते हैं या एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं परक प्रपोज बनी थी, उसका फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रोग्राम फॉर एकेडमिक रिव्यू एंड नॉलेज होरिजन, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड रिसर्च अथॉरिटी फॉर किड्स, प्रोफेशनल असेसमेंट ऑफ रीडिंग एंड नॉलेज एप्टीट्यूड। तो हमारा यहाँ पे हमें पता है कि ये किस में आता है, RPW उसमें आता है, जो हमारे डिसेबल्ड राइट्स, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके जो राइट्स हैं उस एक्ट में ये आता है परक। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चों का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकली हो, सोशल हो, इमोशनल हो, हमें हर तरह के इसमें बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो देखना रहता है कि बच्चों का डेवलपमेंट हर तरीके से हो और अच्छी तरीके से हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यूइंग एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों मतलब बच्चों की असेसमेंट करें, उनके परफॉर्मेंस का असेसमेंट करें, रिव्यू दे, उनको एनालाइज करें उनकी नॉलेज को कि कितनी नॉलेज उनकी बढ़ी है, ताकि उनका जो पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज पर RTE एक्ट 2009 व्हाट इज़ द मैंडेटरी पीपल टीचर रेशियो PTR फॉर प्राइमरी लेवल? प्राइमरी मतलब 1 to 5th लेवल पे जो टीचर का रेशियो है, मतलब जो क्लास में बच्चे होते हैं उन पे कितने, एक टीचर, दो टीचर, कितनी टीचर होनी चाहिए बच्चों पे क्लास पे, RTE एक्ट ने जो हमें बताया है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हैं, 25:1, 30:1, 35:1 या 40:1। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 35:1, मतलब 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ये RTE एक्ट 2009 जो है उसने मैंडेटरी कर दिया है ये। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, एट विच स्टेज डज NEP 2020 इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन एंड कोडिंग फॉर स्टूडेंट्स? किस स्टेज पे जो NEP है उसने जो वोकेशनल एजुकेशन है या कोडिंग है स्टूडेंट्स के लिए मतलब पढ़ाने के लिए या उनको बताने के लिए कही है? फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज या फिर मिडिल स्टेज 6 to 8 क्लास? तो हमारी यहाँ पे कौन सी स्टेज में कहा गया है कि वोकेशनल एजुकेशन और कोडिंग जो है बच्चों को फेस कराई जाए, उनको समझाई जाए? तो ये हमारा सी हो जाएगा, मिडिल स्टेज 6 to 8 क्लास। इस क्लास के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, कोडिंग के बारे में बताना चाहिए, इन सब जो चीज़ें हैं उनको उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए 6 to 8 क्लास के बच्चों को। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, विच नॉन इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी कैन नॉट बी असाइन टू अ टीचर अंडर RTE एक्ट 2009? RTE एक्ट के तहत जो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, हमें पता है जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, तो कौन सी ड्यूटी नहीं है? कैन नॉट पूछा है तो हमें बहुत ध्यान से करना होगा। कैन नॉट है, एक्सेप्ट है, लीस्ट है, तो इन सब क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से करना रहता है कि जो आंसर हमें नहीं देना है जो नो वाला होगा। तो डेसिनल पॉपुलेशन सेंसस, लोकल स्टेट पार्लियामेंट इलेक्शंस, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज़ या मिड डे मील डेली डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट? हमें पता है कि जो टीचर्स की ड्यूटी होती है वो इलेक्शन का कोई भी काम हो, ड्यूटीज़ हो, उसमें लगती है। जो सेंसस पॉपुलेशन रिपोर्ट होती है उसमें भी लगती है, और जो डिज़ास्टर ड्यूटीज़ होती हैं उसमें भी लगती है। लेकिन जो ये मिड डे मील है उसमें जो टीचर्स की ड्यूटी होती है वो नहीं लगती है। तो जो आंसर गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। कैन नॉट पूछा है तो हम डी के साथ जाएंगे, डी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपने एग्जाम के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही निकले। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।